बुलेटिन का आगाज करते हैं। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर 1 माह के लिए बिजली 9 रुपए 66 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। बात करते हैं इसी पर इस्लामाबाद से वहाब कामरान हमारे साथ हैं। तो वहाब बताइएगा, फैसले से कराची के सार्फिन पर कितना इजाफी बोझ पड़ेगा? मजमूई तौर पर 19 अरब 30 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा के इलेक्ट्रिक के बिजली सार्फिन पर। इस फैसले से नेपरा को के इलेक्ट्रिक ने मई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 11 रुपए और 34 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दी थी। ताहम के इलेक्ट्रिक ने आज जब समाअत की, आदाद शुमार का अथॉरिटी ने जायजा लिया तो 9 रुपए 66 पैसे फी यूनिट बिजली के इलेक्ट्रिक की महंगी करने की मंजूरी दे दी गई है और इसका फैसला के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर सिर्फ 1 महीने के लिए होगा। मजमूई तौर पर 19 अरब 30 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। जी ठीक है, वहाँ अब आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 1 माह के लिए बिजली 9 रुपए 66 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दी है और इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है, जबकि फैसले से सार्फिन पर 19 अरब 30 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। जी हाँ, ये सार्फिन के लिए अच्छी खबर नहीं है। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 1 माह के लिए बिजली 9 रुपए 66 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है और इसी की मज़ीद तफसील ये भी सामने आ रही है कि इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। नेपरा का ये बताना है और इस फैसले से सारिफीन पर 19 अरब 30 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान ने एक मरतबा फिर के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करने और ऑडिट का मुतालबा कर दिया है। जी हाँ, कहते हैं कि चेयरमैन नेपरा के इलेक्ट्रिक के सहूलतकार बने हुए हैं। कैंसिल करके इनका फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए और मुख्तलिफ कंपनियों को इसमें इनवाइट किया जाए। नेपरा हो या वफाकी हुकूमत हो या के इलेक्ट्रिक हो, ये तीनों एक ही नाम है। सहूलतकार चेयरमैन नेपरा इस वक्त के इलेक्ट्रिक हैं। जुबानी बातों से कुछ नहीं होता, इक़दामात बताते हैं। हर कोई एक प्राइवेट माफिया का पुश्तेबान बना हुआ है। सीधी सीधी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, ट्रांसमिशन में इन्होंने पैसे नहीं लगाए। सीधी सीधी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, इन्होंने अपनी जनरेशन में इजाफा नहीं किया, डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। वो कौन सा ग्राउंड है जिसकी बुनियाद पर के इलेक्ट्रिक इस वक्त काम कर रहा है और उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे इनके लोगों को कि जो इसके जिम्मेदार हैं। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7,919 मेगावाट हो गया। बिजली की कमी की वजह से मुख्तलिफ शहरों में 12 से 16 घंटे की लोड शेयरिंग की जा रही है। पावर डिवीजन हुकाम के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 21,081 जबकि तलब 29,000 मेगावाट है। अब आपको ये बताएं कि सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों से मौसम दिलकश हो गया। सिंध के मरी गोरख हिल स्टेशन का हुस्न मजीद निखर गया। थरपारकर, अटक और स्वाबी में भी बादल जमकर बरसे। आपको बताएं कि सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों से मौसम दिलकश हो गया है। सिंध के मरी गोरख हिल स्टेशन का हुस्न भी मजीद निखर गया है। इसी के साथ साथ थरपारकर, अटक और स्वाबी में भी बादल जमकर बरसे हैं, जिसके बाद मौसम का नज़ारा तब्दील हो गया है। गर्मी में कमी आ गई है। शिकारपुर, जैकबाबाद, अटक और स्वाबी में भी बारिश हुई है। बादल बरसे और खूब बरसे। सिंध के मरी गोरख हिल स्टेशन पर जमकर बारिश हुई। थरपारकर में भी रात गए। मॉनसून की पहली बारिश से गर्मी की छुट्टी हो गई। शिकारपुर में तूफानी बारिश से नशेबी इलाकों में पानी भर गया। जैकबाबाद में यहाँ बादल बरसे, वहाँ बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। नारोवाल में तेज हवाओं के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। सवाबी में बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया। शेरशाह सूरी रोड तालाब का मंजर पेश करने लगा। अपर चित्राल में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल है। लासकोर के मकाम पर पुल सैलाब में बह गया। चंदूर मेले से वापस आने वाले सयाह फंस गए। एक गाड़ी सैलाबी रैले में बह गई। रास्ता बंद होने के बाद सयाहों ने रात खुले आसमान तले गुजारी। और कराची में बारिश से मुतालिक महकमा मौसमियात की पेशगोइयाँ मुसलसल 2 रोज़ से गलत साबित हुई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने एक बार फिर आज दोपहर में बारिश की पेशगोई कर दी है।
आए रोज बारिश की पेशगोइयां गलत साबित होने पर कराची वालों का महकमा मौसमियात से एतबार ही उठता जा रहा है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने पहले जुमे, फिर हफ्ते और उसके बाद इतवार को बारिश की पेशगोई की थी। कल शाम में कुछ आइसोलेटेड सी हो सकती है, दरमियानी शिद्दत की आप कह लें, लेकिन जो तेज स्पेल है वो 3 जुलाई की आफ्टरनून से आगे फिर 5 जुलाई तक अच्छी तेज बारिश है। अच्छा खासा तगड़ा स्पेल है। कल से अलबत्ता इस स्पेल में तेज़ी आएगी और कल दिन भर बारिश रहने का इम्कान है, यानी 3 जुलाई से 5 जुलाई तक। बच्चों ने इन पेशगोइयों पर बारिश में खेलने के प्रोग्राम बना रखे थे, मगर उन्हें गर्मी और हब्स के अलावा कुछ नहीं मिल सका। आज बारिश होगी, कल बारिश होगी, परसों बारिश होगी, फिर को बारिश हो ही जाएगी। वो तो बोल रहे थे 2 तारीख को होगी, पर हुई नहीं। बारिश हो या न हो, सरदार सरफराज मुस्तकिल मिजाजी से अगली पेशगोई कर देते हैं। आज यानी कि पीर 4 जुलाई के लिए भी दोपहर से बारिश की पेशगोई कर डाली है। आज पूरे कराची में होगी, आप कहीं भी जाएं, दोपहर 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद आपको कहीं भी होंगे कराची में तो आपको मिलेगी बारिश। सबकी ख्वाहिश पूरी होगी। अच्छा तगड़ा स्पेल होगा आफ्टरनून में, जब शुरू होगा तो ये रात के तक तेज शावर्स होंगे और उसके बाद फिर मॉडरेट टाइप चलती रहेगी, मिडनाइट तक चलती रहेगी। पेशगोई तो सरदार सरफराज ने आज फिर कर दी है। बारिश इसके मुताबिक होगी या नहीं, इसके लिए कराची वालों को दोपहर का इंतजार करना होगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कौमी एहतसाब ब्यूरो में बड़े पैमाने पर तबादले। डीजी नैब रावलपिंडी इरफान मंगी और डीजी नैब लाहौर सलीम शहजाद को हटा दिया गया है। उनकी जगह कौन से अफसरान जिम्मेदारियां संभालेंगे, बात कर लेते हैं सुहेल रशीद से। सुहेल, आगाह कीजिएगा इस बारे में। देखिए, बड़े पैमाने पर तबादले सामने आए हैं। नैब में सबसे जो इसमें अहम अगर करार दिया जाए तो इरफान मंगी, जो डीजी नैब रावलपिंडी थे, पनामा स्कैंडल और जाली अकाउंट समेत मुख्तलिफ केसेस की तहकीकात करने वाले, उनको हटा दिया गया और अब ट्रेनिंग एंड रिसर्च डिवीजन में तैनात किया गया। उनकी जगह डीजी नैब बलूचिस्तान फरमानुल्लाह जो थे, उनका अब तबादला बतौर डीजी ही रावलपिंडी कर दिया गया है। इसी तरह डीजी नैब लाहौर जो है शहजाद सलीम, उनको भी एक बार फिर हटा दिया गया और उनकी जगह जो मिर्जा सुल्तान मोहम्मद सलीम है वो अब नए डीजी नैब लाहौर होंगे। इसी तरह जो मिर्जा सुल्तान मोहम्मद सलीम पहले डीजी नैब सक्कर थे, उनकी जगह अब मसूद आलम खान को सक्कर में नया डीजी तैनात किया गया है। इस तरह नोमान असलम जो है वो अब नए डीजी नैब बलूचिस्तान लगा दिए गए हैं, जबकि फयाज अहमद कुरैशी जो है उनका तबादला बतौर डीजी नैब मुल्तान अब कर दिया गया है। इन तमाम तबादलों के नोटिफिकेशन जो है वो कायम मकाम चेयरमैन नैब की मंजूरी से दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद, अपडेट किया आपने। अमरीका के खिलाफ नारे लगाने वाला अमरीका के पैर पकड़ रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू से माफ़ी मांग ली है। हमने तमाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। इमरान खान ने पैगाम दिया कि गलती हो गई, मिन्नत समाजत मान ली तो अमरीका जिंदाबाद के नारे लगेंगे। अमरीका ना माना तो फिर से गालियां दी जाएंगी। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने भी अखबारी तराशा शेयर किया, लिखा दिन में गालियां, रात को पाँव पकड़ना। अमेरिका में एक छोटा सा सरकारी नौकर डोनाल्ड लू हमारे एम्बेसडर को कहता है शहबाज शरीफ को बिठा दिया तो पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा। तुम हो कौन पाकिस्तान को माफ करने वाले? हुकूमत के खिलाफ साजिश के बयानी का क्लाइमेक्स। डोनाल्ड लू, जिसे इमरान खान ने विलन बनाकर पेश किया, तहरीक इंसाफ ने इससे मुआफी मांग ली। वजीर दिफा ने तस्दीक कर दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा, अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू से जो माफी मांगी, हुकूमत ने शवाहिद के साथ उसका तमाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में अमरीका के खिलाफ नारे लगाने वाला अमरीका के पैर पकड़ रहा है। इमरान खान ने पैगाम दिया है कि गलती हो गई, सिलसिला वहीं से शुरू किया जाए जहां से टूटा था। अमेरिका में एक छोटा सा सरकारी नौकर डोनाल्ड लू जैसा एक अंडर सेक्रेटरी हुक्म कर रहा है कि अपने प्राइम मिनिस्टर को हटाओ। तुम हो कौन पाकिस्तान को माफ करने वाले? वजीर दिफा का कहना था कि इमरान खान की हवा उखड़ चुकी है, डोनाल्ड लू के तरले कर रहा है। अमरीकी सिफारतकार को पैगाम दिया कि वो मामला ठीक करना चाहते हैं। अमरीका ने तरले मान लिए तो अमरीका जिंदाबाद के नारे लगेंगे, ना माने गए तो फिर से गालियां दी जाएंगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा, इमरान खान के नजदीक मुल्क से बाहर और अंदरूनी मुल्क इदारों के साथ डीलिंग का एक ही फार्मूला है। लीगी नायब सदर मरियम नवाज का भी रद्द अमल आ गया, कुछ न कहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया। अखबारी कार्टून का तराशा शेयर किया जो पूरी कहानी खुद सुना रहा था, बस इतना लिखा कि दिन में गालियां, रात को पाँव पकड़ना।
जबकि दूसरी जानिब PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया है कि तहरीक इंसाफ ने किसी भी सतह पर अमरीकी हुकूमत के किसी भी नुमाइंदे से राब्ता नहीं किया है। फवाद चौधरी का कहना था कि डोनाल्ड लू के किरदार की तौसीक कौमी सलामती कमेटी ने की। अमरीकी ईमा पर मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश करने वाले अब भी अमरीकी खुशनुदी के लिए बयानियाँ बनाते हैं। इमरान खान ने हमेशा कौमी मफाद पर अपने बयानिए की बुनियाद रखी। ड्रोन हमलों पर एब्सोल्युटली नॉट इमरान खान का मौक़िफ़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका की बाइडन इंतज़ामिया के साथ हर सतह पर ताल्लुकात बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने ट्विटर पर जारी पैगाम में अमरीकी यौम आज़ादी पर हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत बाइडन इंतज़ामिया के साथ हर सतह पर राबता बढ़ाने की ख्वाह है। अमरीका के साथ तिजारत और सरमायाकारी समेत बाहमी ताल्लुकात का फ़रोग़ चाहते हैं। और अब जिक्र लाहौर में होने वाले मुस्लिम लीग नून के जलसे का। जलसे से खिताब में पार्टी की नायब सदर मरियम नवाज ने साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी पर ताक ताक कर लफ्जी वार किए। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी ने सोशल मीडिया टीम को इदारों के खिलाफ ट्रेंड चलाने का कहा। करप्शन का ताल्लुक बनी गाला और बुशरा बीबी से मिलता है। बुशरा बीबी कहती हैं कि फराह बच्ची है, ये कैसी बच्ची है जो पूरा पंजाब खा गई और दुबई भाग गई। में न्यूट्रल्स को आवाजें देता है और रात को इसकी बीवी पिंकी पीरनी सोशल मीडिया के लोगों को कहती है कि पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ ट्रेंड्स चलाओ। कहती है कि मेरी चोरी का कोई पूछे। मानिका के बच्चों की चोरी का जो अरबपति हो गए इमरान खान के दौर में, लोगों को तकलीफ दी, अपनों को रिलीफ दिया। फोन पर किसी को कह रही थी कि कोई मेरी करप्शन का सवाल पूछे, फराह गोगी की करप्शन का सवाल पूछे, कोई नालायकी और नाअहली का सवाल पूछे तो एक ही जवाब देना कि जी गद्दारी हो गई, साजिश हो गई। हमें तो पता ही नहीं था कि पंजाब है इसकी वजीर आला फराह गोगी है, जिसका ताल्लुक सीधा मनी गाला से पिंकी पीरनी से मिलता है। ये पहली कठपुतली हुकूमत है जिसने आगे सूबा चलाने के लिए आगे भी कठपुतलियां रखी हुई थी। पिंकी पीरनी साहिबा फरमा रही थी वो बच्ची जो फराह गोगी है अब ये उसकी चीजें सामने लाएंगे। अच्छी बच्ची है, पूरा पंजाब का सूबा खा गई और बच्ची है अभी पंजाब के लोगों की मेहनत की कमाई खाकर रातों रात दुबई फरार हो गई और अभी बच्ची है। ऑडियो अफशा होने पर वजाहत देने के बजाय PTI रहनुमाओं की आए बाएं शाए। फारूक हबीब और शहबाज गिल धमकियां देने लगे। डीप फेक टेक्नोलॉजी को ढाल बनाकर ऑडियो को जाली करार दे दिया। असलम खोकर रिपोर्ट करेंगे। PTI सोशल मीडिया सेल के इंचार्ज को मुखालफिन से मुताल्लिक गद्दारी का बयानिया बनाने की हिदायत पर मबनी ऑडियो लीक का मामला। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से साबिक खातून अव्वल के दिफा के लिए जतन। फारूक हबीब और शहबाज गिल ने जारहाना अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग दी और बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो को जाली करार दे दिया गया। गद्दारी के ऊपर कल एक टेप लेके आए, हमने जवाब नहीं दिया। आवाज तो आप सॉफ्टवेयर से मैच कर लेंगे, अल्फाज के लिए आपको अकल चाहिए। फारूक हबीब ने डीप फेक टेक्नोलॉजी की ढाल भी इस्तेमाल कर ली। कहा टोटा फैक्ट्री किसी से ढकी छुपी नहीं। आप लोग आग के साथ खेल रहे हो। जो जुबान आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो घटियापन आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बेहुदगी के ऊपर आप उतरे हुए हैं, आप रेड लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। PTI रहनुमाओं का ये भी कहना था कि इमरान खान का बतौर वजीर आजम कोई कैंप ऑफिस नहीं था। जिसने केस बनाना है शौक पूरा कर ले। PTI की मुनहरिफ रहनुमा उज़्मा कारदार ने समा को तहलका खेज इंटरव्यू देते हुए कहा कि इमरान खान ने मनी लॉन्ड्रिंग की और पैसा बाहर भिजवाया। करप्शन के पैसे का 70% इमरान खान और बुशरा बीबी, जबकि 30% फराह गोगी को जाता रहा। उज़्मा कारदार के मुताबिक पंजाब का वज़ीर आला हाउस बदउनवानी का गढ़ था। अलीम खान को इसीलिए वज़ीर आला नहीं बनाया गया क्योंकि वो फराह गोगी और बुशरा बीबी की बदउनवानी चलने नहीं देते। जहांगीर तरीन से दूरी की वजह भी बुशरा बीबी थी। हाँ साहब ने तो ये वाइट कॉलर क्राइम किया है ना, खुद पीछे रहे। इर्द गिर्द वाले अपने सारे लोग जो हैं उनको करप्शन पे लगा दिया। 70% वो पैसा जो इन लोगों ने बनाया वो बुशरा बीबी और खान साहब को जाता था बनी गाला, और 30% इनकी जेबों में जाता था। ताहिर खुर्शीद के ज़माने में अरबां रुपए की मनी लॉन्डर होके तो बाहर भेजे गए हैं। इनके बाहर के दुबई के अकाउंट्स में, इनके अमेरिका के अकाउंट्स में।
मुहतरमा बुशरा जो हैं वो रोज अपने मियाँ से कोई ना कोई नाजायज तरीके से कोई काम करवाने के लिए कोई ना कोई फाइल वो साइन करवाती थी, और ये बड़े हंस हंस के वाह 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 मेरी बेगम तो बड़ी बुजुर्ग है, हंस हंस के उसमें साइन कर देते। पोस्टिंग और ट्रांसफर पे 10 लाख डेली इनके अकाउंट्स में जाता था। वो ताहिर खुर्शीद जो था वो वादा माफ गवाह बनेगा आपके लिए, फरागोगी भी बने, और जब फरागोगी बनेगी अपने आप को बचाने की, अपनी जान सबको बड़ी अजीज होती है, फिर नहीं बुशरा बीबी उनको याद रहनी। इमरान खान एक रॉन्ग नंबर समझती है। रॉन्ग नंबर नहीं, एक डेंजरस नंबर है, सिक्योरिटी रिस्क बनते चले जा रहे हैं। हाँ साहब के जो मोबाइल हैं वो भी बुशरा बीबी के कंट्रोल में, वो फैसला करती थी किससे खान साहब ने बात करनी है, किससे खान साहब ने बात नहीं करनी है। ये जहांगीर तरीन के भी खिलाफ ही बुशरा बीबी की वजह से ये मामला हुआ था। वो क्या कहानी है? एक खाने पे ये बुशरा बीबी जो थी वहाँ पे गई जहांगीर तरीन के पास और कहा कि हमें पता चला है कि आपने मुझे जादूगर नहीं कहा है। तो जहांगीर तरीन ने कहा जी मैंने तो नहीं कहा। कहते हैं नहीं, आपने अपनी बीवी को फ़ोन पे कहा है कि ये तो जादूगरनी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जादूगरनी नहीं हूँ। और ये कह के वो आ गई। अगले दिन खान ने जहांगीर तरीन से ही मुँह फेर लिया। वज़ीर आला बुज़दार हाउस ये करप्शन का गढ़ था? बिल्कुल था। और कौन कंट्रोल कर रहा था इसे? बुज़दार एक डमी सीएम था, एक्चुअल सीएम तो वो फरा गुजर थी। अगर अलीम खान साहब आते तो वो तो ये फरागोगी की करप्शन को वो नहीं होने देते ना, वो तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन के आते। उन्होंने ना खान साहब की सुननी थी ना इन लोगों की सुननी थी। मीडिया स्ट्रेटेजिकल कमेटी में भी रही हैं, कोई इंस्ट्रक्शंस होती थी खान साहब की बुशरा बीबी के हवाले से? बिल्कुल, कि आपने कहना है कि वो उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल घरेलू है, वो तो अल्लाह लोग हैं। रेहाम खान बुशरा बीबी के सामने बिल्कुल ही बच्ची निकली। जिस तरह बुशरा बीबी ने इस्तेमाल किया इमरान खान को और जिस तरह इमरान खान इस्तेमाल हुए, और मैं तो कहूँगी जानबूझ के हुए, तो इसकी तो मिसाल दुनिया में बहुत कम मिली। और साबिक रुकने पंजाब असेंबली शुएब सिद्दीकी कहते हैं इमरान खान झूठ बोलने और यू टर्न के माहिर हैं। उन्होंने अपने दौर में वजीर ख़जाना को हटाकर मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया। जो शख्स अपनी ही जमात के वाइस चेयरमैन के साथ मुखलिस ना हो वो इक़्तिदार में कैसे रह सकता है। शुएब सिद्दीकी का मजीद कहना था कि जिस तरह 2018 का इलेक्शन अलीम खान ने जीता वैसे ही पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में लीगी उम्मीदवारों को जितवाएंगे। कल एक इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड के अंदर एक तमाशा लगाया गया, वो झूठ और यू टर्न्स का एक अंबार लगाया गया। आपने देख लिया 3.5 साल दौरे हुकूमत के अंदर जिस शख्स को वजीर खजाना बनाया और ये कहा कि हम IMF के पास भीख नहीं मांगेंगे, आपने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर कर उसको 6 महीने बाद ही आपने उसके वजारत खजाना से उतार दिया। आज से चंद दिन पहले आपकी पार्टी का मौजूदा वाइस चेयरमैन ये कह रहे हैं कि मुझे MPA का इलेक्शन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने हराया। तो आप उस शख्स को देख ले कि क्या वो शख्स इस मुल्क के इक़्तिदार के ऊपर रह सकता है जो अपनी पार्टी के वाइस चेयरमैन के साथ बिना मुखलिस हो। इस तरह 2018 का इलेक्शन अलीम खान साहब ने अपना लड़ा था, उससे ज्यादा तन मन धन के साथ हम एहसन शराफत का इलेक्शन लड़ेंगे और ये सीट जीत कर अपने कायद के हवाले करेंगे। रास्ता आपको लिए चलते हैं। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो गलत कर रहे हैं आप खुश हो ना? एज ए टीम पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है, एज ए टीम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सबको खुश होना चाहिए। मेरे ख्याल से खुश आप लग नहीं रहे कि हम अच्छा कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल जिस तरह हम एज अ टीम परफॉर्म कर रहे हैं, हमें सपोर्ट मिल रही है PCB की तरफ से, चेयरमैन की तरफ से। कोशिश ये होती है इस चीज़ को कंटिन्यू करें। देखें अप एंड डाउन होते हैं, एक आधा मैच एक सीरीज़ अप एंड डाउन होती हैं, कभी अच्छा खेलते हैं कभी नहीं खेलते, लेकिन एज अ टीम हम इकट्ठा रहते हैं और कोशिश यही होती है कि अच्छा खेलें। अच्छा बाबर, मिडल ऑर्डर के मसाइल जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ में हमें नज़र आए थे, कुछ फवाद आलम की फार्म का मसला भी है, तो हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है शान मसूद का, और आपने कहा था कि वो आप उसको जो मिडल ऑर्डर में खिलाना जो है वो उनके साथ ज़्यादती होगी। क्या मौजूदा फार्म में देखते हुए और श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ देखते हुए आप भी समझते हैं कि उनकी जगह मिडल ऑर्डर में नहीं बनती? सर अभी देखें टू अर्ली है, जब श्रीलंका जाएंगे वहाँ पे साइड मैच है, वहाँ पे डिफरेंट कम्बिनेशन से खेलेंगे, तो उस हिसाब से फिर डिसाइड करेंगे कि क्या फाइनल 11 होगी। देखें जो बेस्ट, मेरा मानना है जो बेस्ट टीम पाकिस्तान के लिए
मुझे समझ आती है, कोच को समझ आती है, हम उसी तरीके से जाते हैं और क्या कम्बिनेशन है और क्या कंडीशंस हैं। अगर हमें लगा तो शान मसूद शूट करता है तो वाई नॉट, हम ज़रूर खिलाएंगे। साजिद खान का हमने देखा है कि काफ़ी अर्से से पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा रहे हैं। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि साजिद खान बाहर चले गए? ऑफ स्पिनर, अच्छे ऑफ स्पिनर थे। हालांकि नेथन लॉयन का देखा जाए तो उन्होंने काफ़ी मुश्किलात डाली हुई थी श्रीलंका को। क्या ऐसा हो गया कि साजिद खान बाहर चले गए? और दूसरा, आप दोनों फॉर्मेट में नंबर 1 है, वनडे और T20 में, तो टेस्ट के लिए क्या आप जिदोजहद करना चाहेंगे कि चौथे से पहले नंबर पर आ जाए? देखें, साजिद खान का एक्शन का थोड़ा सा वो उस पर काम कर रहा है, जिसकी वजह से हमने थोड़ा सा उसको ब्रेक दिया है। और दूसरा ये था कि यासिर शाह वापस आया हमारे सीनियर बॉलर, तो इस वजह से थोड़ा सा हमने थोड़ा सा हार्श डिसीजन लिया है। बिल्कुल मुझे भी फील हो रहा है कि उसको होना चाहिए था, लेकिन हमने एज अ टीम जो हमारे लिए बेस्ट 11 थी या बेस्ट हमारे जो समझ आ रहा था, क्योंकि वो थोड़ा सा एक्शंस पे काम कर रहा था, तो हम उसको थोड़ा सा टाइम दे रहे थे कि और इस चीज़ को बेहतर करें। और जहाँ तक रही नंबर ऊपर वाले नंबर आने पे, कोशिश यही है कि मज़ीद अच्छा परफॉर्म किया जाए और उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं। और टेस्ट में मैं ज़्यादा डबल मेहनत कर रहा हूँ कि उसको और ऊपर लाया जाए नंबर को। और उसमें यह है कि परफॉर्मेंस मेन चीज़ है, परफॉर्मेंस देंगे तो ऑटोमेटिकली आप ऊपर आएंगे। रिपोर्ट नहीं हुआ, मेरे ख्याल से उसमें थोड़ी सी चेंज कर रहे हैं वो, जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा टाइम दिया जा रहा है। अच्छा बाबर, यासिर शाह का काफ़ी अरसे बाद टीम में कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कराची के हल्का NA 240 में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान बदअमनी का केस। इलेक्शन कमीशन ने PSP सरबराह मुस्तफ़ा कमाल को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। IG सिंध को भी वार्निंग दे दी। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, आज केस में मजीद क्या समाअत हुई है? देखिए, आज काफ़ी धुआंधार किस्म की समाअत हुई है। अदालत ने पोलिंग स्टेशन पर हमले के केस में पुलिस की रिपोर्ट के तनाजुर में मुस्तफ़ा कमाल को तलब कर लिया। आइंदा समाअत पर कहा है कि 7 जुलाई तक वह खुद या बजरिया वकील पेश हों और जो इलेक्शन कमीशन की अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट है उस पर और पुलिस रिपोर्ट की नकूल भी उन्हें फराहम करने की हिदायत की गई है कि इसके ऊपर तहरीरी जवाब दें। और आइंदा समाअत पर उनके वकील को हिदायत की गई है कि मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से दलाली भी दें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आइनी मैंडेट के तहत 60 दिन के अंदर उन्होंने इस मुकदमे का हर सूरत फैसला करना है और उनके पास वक्त कम है, लिहाजा वो जल्द अज जल्द इस केस को निपटाना चाहते हैं। साथ ही साथ अदालत ने SSP कोरंगी जो फैसल मेमन पेश हुए उनके जरिए वार्निंग जारी की बाकायदा IG सिंध को भी, और कहा कि अगर एक हल्के में इलेक्शन में पुलिस की डिप्लॉयमेंट की और परफॉर्मेंस का ये हाल है, पूरे मुल्क में जब होगी तो क्या होगा। IG साहब को ये बात वाजे कर दें कि इलेक्शन ड्यूटी में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर यही हालात रहे जो बल्दियाती इलेक्शन का फेज़ 2 है उसमें और जो NA 245 में, तो फिर उनको तब्दील करने के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन वाज़े अहकाम जारी करेगा। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने NA 240 के जो RO और DRO थे उनको भी कहा कि इंक्वायरी रिपोर्ट में उनकी या तो कनाइवेंस उनकी शामिल है या फिर उनकी इतनी क्रिमिनल नेग्लिजेंस थी कि वो बर वक्त ना कोई एक्शन ले सके, ना चीज़ों को रिपोर्ट कर सके। उन दोनों को इलेक्शन कमीशन ने OSD बनाने का हुक्म देते हुए उनके खिलाफ फर्दर कार्रवाई के लिए बाकायदा इंक्वायरी का भी आगाज कर दिया। 7 जुलाई तक इलेक्शन कमीशन ने समाअत को मुलतवी किया। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल आपका। इमरान खान ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन PTI ने समंदर पर पाकिस्तानियों से वोट की सहूलत वापस लेने का इक़दाम कलअदम करार देने की इस्तदा की है। दरख्वास्त में वफाक, इलेक्शन कमीशन और नादरा को फरीक बनाया गया है। इमरान खान ने इस्तदा की है कि अदालत इलेक्शन एक्ट में की गई तरामीम को गैर आइनी करार दे और इलेक्शन कमीशन को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट की सहूलत देने का हुक्म दिया जाए। मजीद ये कि नादरा को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वोटिंग का मैकेनिज़्म बनाने का हुक्म दिया जाए और इलेक्शन कमीशन को कहा जाए कि वो नादरा को फंड्स फराहम करे। पेशावर में रेलवे क्वार्टर्स में 11 साला बच्ची का कत्ल। बच्ची कल शाम सौदा लेने घर से निकली मगर वापस नहीं आई। रात को रेलवे ट्रैक के पास से बच्ची की लाश मिली। अहले खाना का प्रेस क्लब के सामने लाश रखकर एहतजाज, साथ ही मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। बात करते हैं, सज्जाद हैदर हमारे साथ हैं। सज्जाद, इस मामले में पुलिस क्या कर रही है?
जी बिल्कुल, यह खौफनाक वाकया जो पेशावर में कल पेश आया है। एक बच्ची थी जो रेलवे क्वार्टर्स में जो है रहायश पजीर थे और वो जो है घर से सौदा लेने निकली थी, लेकिन वो जो है वापस घर ना लौटी, जिसके बाद घर वालों ने उसकी जो है तलाश शुरू कर दी। जबकि रात के करीब जो है उसकी लाश जो है रेलवे ट्रैक के पास से मिली, जिसके ऊपर जो है उसकी लाश को जो पुलिस से तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जबकि एसपी कैंट की सरबराही में एक खसूसी टीम बना दी गई है जो इस वाकये की मुकम्मल तहकीकात कर रहे हैं। बच्ची का जो है मेडिकल भी कराया जा रहा है और हतमी मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तफसील के लिए आपका शुक्रिया सज्जाद हैदर। लाहौर के इलाके सतू कतला में एक घर की दहलीज से 13 माह की बच्ची को अगवा कर लिया गया। बच्ची को साथ ले जाने वाली खातून की क्लोज सर्किट फुटेज सामने आ गई है। पुलिस का कहना है कि बच्ची की बाजियाबी की कोशिशें की जा रही हैं। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर, आगाह कीजिए इस बारे में। बच्ची के अगवा का मुकदमा इसके वालिद की मुद्दत में थाना सत्तू कतला में दर्ज कर लिया गया है और जन्नत नामी इस बच्ची की उम्र 13 माह जो है वो बताई जाती है। बच्ची घर के बाहर खेलती हुई दरवाजे से कुछ ही फासले पर गई थी कि एक नामालूम खातून ने इस बच्ची को अपने साथ लिया और फरार हो गई। स्लो सर्किट फुटेज में भी खातून को बच्ची को ले जाते हुए देखा जा सकता है। पुलिस का ये कहना है कि मुलजिमा की शनाख्त की कोशिशें की जा रही हैं और कोशिश की जा रही है कि बच्ची को जल्द अज जल्द बाजियाब करवाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया जहांगीर खान आपका। अभी ये अपडेट के पसंद की शादी करने वाली दुआ जहरा की उम्र के तयन से मुतालिक मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट अदालत में जमा कर दी गई है, जिसमें दुआ जहरा की उम्र 15 से 16 साल करार दी गई है। बात करते हैं इरफानुल हक हमारे साथ हैं। इरफान, इस पेशरफ्त से आगाह कीजिए। देखिए, दो तरह के टेस्ट हुए हैं दुआ जहरा के। एक तो जो डेंटल एग्जामिनेशन है उसके मुताबिक दुआ जहरा है उसकी उम्र 13 से 15 साल करार पाई है, जबकि रेडियोलॉजिकल जो मुआयना हुआ है उसकी जांच के मुताबिक लड़की की उम्र 16 से 17 साल के दरमियान है। जो मेडिकल बोर्ड है उसने अक्सरियत राय से ये फैसला दिया है कि इस बात पर इत्तेफाक हुआ है कि लड़की की उम्र 15 साल से ज्यादा है, 16 साल और 15 साल के दरमियान है, यानी 16 साल की करीब ये उम्र बताई गई है। इस हवाले से जो मेडी काजमी जो 2000 के वालिद हैं उनकी दरख्वास्त पर यह मेडिकल बोर्ड बनाया गया था, जिसकी रिपोर्ट पेश की गई है। अब से कुछ देर बाद इस पर अदालत बाकायदा दलाइल भी सुनेगी। जो 2000 के वालिद के वकील हैं वो भी अपने दलाइल देंगे, जबकि प्रोसिक्यूशन की जानिब से भी इस पर दलाइल सुनने के बाद ही 2000 के उम्र के तयन के हवाले से अदालत फैसला जारी करेगी। तफसील के लिए आपका शुक्रिया इरफानुल हक। गवादर के प्यासे शहरी पानी के लिए सड़कों पर आ गए। सरबंदर में खवातीन और बच्चों ने मकरान कोस्टल हाईवे पर धरना दे दिया है। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। पुलिस की भारी नफरी भी वहां पर पहुंच गई है। बात कर लेते हैं सदाकत बलोच से। सदाकत, तफसीलात दीजिए इस खबर की। जी, गवादर के जुड़वा शहर सोरबंदर और उसके दही इलाके हैं, कस्बे हैं, वहाँ पर पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ सोरबंदर के मकीनों ने और खुसूसन खवातीन और बच्चों ने मकरान कोस्टल हाईवे पर सोरबंदर क्रास के मकाम पर धरना देकर ट्रैफिक के लिए मकरान कोस्टल हाईवे को बंद कर दिया गया, जहाँ पे गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। कराची, तुर्बत और दीगर शहरों को जाने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है और इसी हवाले से ग्वादर पुलिस की जानिब से मकरान कोस्टल हाईवे को खोलने के लिए भारी नफरी पहुंच गई, जहां पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़प होने का भी खदशा है। दोनों तरफ से बिल्कुल हालात इस वक्त इंतहाई कशीदा सूरत इख्तियार कर चुके हैं और लोगों का कहना है कि गवादर जहां पर पानी की शदीद किल्लत है, मुजाहिरीन का कहना और है अब इनकी जानिब से यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। सदाकत बलोच, अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर आज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में कमी का रुझान देखा जा रहा है। आपको ये बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर 85 पैसे सस्ता हो गया है। कीमत अब 204 रुपये हो चुकी है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया सस्ता होकर 203 रुपये का हो गया है। तो कारोबारी हफ्ते के आगाज पर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में कमी का रुझान देखा जा रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 85 पैसे सस्ता हो चुका है, कीमत 204 रुपये हो गई है। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया सस्ता होकर 203 रुपये का हो गया है। और नाजरीन, आपने गाड़ियों के शोरूम्स तो बहुत देखे होंगे, लेकिन सलमान अहमद हमें एक ऐसे शोरूम की सैर करवा रहे हैं जहां गाड़ियां नहीं बल्कि कुर्बानी के जानवर फरोख्त हो रहे हैं। कराची के इलाके कयूमाबाद का ये शोरूम जो चमचमाती गाड़ियों का मरकज हुआ करता था, वो अब कुर्बानी के जानवरों के बाड़े में बदल गया है। इस शोरूम में अब नई नवेली गाड़ियों के बजाय जानवर फरोख्त किए जा रहे हैं।
पसंद तो आ गया है, हमने पसंद कर लिया हुआ है इनकी तरफ से। बहुत अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम किया हुआ है, बहुत अच्छे जानवर हैं। तो अब हर साल हम करते हैं, तो इस साल भी इंशाल्लाह कर लेंगे। शोरूम के मालिक का दावा है कि जिस तरह वो मुनासिब कीमत पर गाड़ियां फरोख्त और किराए पर देते थे, इसी तरह मुनासिब कीमत में कुर्बानी के जानवर भी फरोख्त कर रहे हैं। हमारे पास डिफेंस से, तारक रोड से, बादराबाद से, हर जगह से आते हैं इंशाल्लाह, और इनको रेट भी इनको बड़े रीजनेबल मिलते हैं। हमारे पास तकरीबन 140 से लेके 5.5 लाख 6 लाख तक का है। ईद उल अजहा में अब चंद रोज ही बाकी रह गए हैं और शोरूम में सजाई गई मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवर अपने खरीदारों के मुंतजिर हैं। रेंटा कार शोरूम को आर्जी मवेशी मंडी में तब्दील करने का इक़दाम अपनी जगह, यहाँ मिलने वाले साफ शफाफ माहौल से खरीदार भी मुतमईन नजर आते हैं। कैमरामैन अकबर अली के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। अब आपको ये भी बता दें कि ईद उल अज़हा की आमद से पहले ही कराची के बाज़ारों में हरा मसाला महंगा कर दिया गया है। प्याज 100 रुपये किलो और टमाटर 150 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इस बारे में मज़ीद जानते हैं, खुर्शीद आलम हमारे साथ हैं। खुर्शीद आलम, बताइए कीमतों की क्या सूरत हाल है? जब बिल्कुल बकरीद की आमद से ज़रा पहले ही कराची के बाज़ारों में हर साल की तरह इस मरतबा भी हरा मसाला काफ़ी महंगा हो चुका है और इसकी शरह मज़ीद ऊपर जाने वाली है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कराची में प्याज 80 रुपये हो चुकी है और ख़ुद प्याज बेचने वालों का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ में प्याज की कीमत बारिश होने की सूरत में 100 रुपये तक जा सकती है या 100 से ऊपर भी जा सकती है। और इस वक्त सूरत हाल ये कि मार्केट में जो छिला लहसुन है वो 320 और 350 रुपये किलो में दस्तयाब है। 9 रुपये की थी पुदीने की गड्डी, वो 15 रुपये की हो चुकी है इस वक्त, और जो 12 की धनिया की गड्डी थी वो 20 और कहीं कहीं 30 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। जो दर्जा अव्वल का टमाटर यहाँ पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 150 रुपये तक जा चुका है, जबकि उसकी सरकारी कीमत 100 रुपये है। यही सूरत हाल हमें मिर्च की देखने में मिली है कि जो हरी मिर्च हमें 60 रुपये पाव बताई गई है, 240 रुपये किलो, ये भी 40 से 50 रुपये किलो इसमें इजाफा देखा गया है इन चंद रोज़ के दौरान। कच्चा पपीता इस वक्त शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों में 100 रुपये किलो हो चुका है और इसकी कीमत मज़ीद आगे ऊपर भी जा सकती है। और जिन जिन लोगों से ख़रीदारों से हमारी बात हुई उनका यही कहना है कि हर साल वो इसी तरह हरा मसाला महंगा ख़रीदने पर मजबूर होते हैं, लेकिन इस मरतबा महंगाई की शरह कहीं ज़्यादा उनको बढ़ती हुई महसूस हुई है। जी, सेनेट की कायमा कमेटी बराए हाउसिंग का इजलास, साबिक वफाकी वजीर असद उमर पर इस्लामाबाद में कब्जा माफिया की सरपरस्ती का इल्ज़ाम लग गया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरमन तंगी ने बताया कि असद उमर ने मनसब का गलत इस्तेमाल करते हुए सेक्टर G14 में गैर कानूनी कब्जे की जगह पर तामीराती काम करवाए। कहा गया कि असद उमर ने वजीर मनसूबाबंदी के मनसब का गलत फ़ायदा उठाया। बात करते हैं, ज़हीर अली हमारे साथ हैं। ज़हीर, आगाह कीजिए, इजलास में मजीद क्या कार्रवाई हुई? जी बिल्कुल, इजलास में जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं बहरमन तंगी की जानिब से ये G14 के जो मुतासरीन हैं उनका मामला उठाते हुए ये कहा गया कि 1990 से वो लोग वहाँ पे पोजीशन के चक्कर में जिन्होंने पैसे दिए हुए जमीनों के वो बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ पे कब्जा माफिया का राज है। और असद उमर जो वफाकी वजीर हैं वो 10 साल से वफाकी वजीर रहे हैं और 10 साल से वो कब्जा माफिया की सरपरस्ती कर रहे हैं। उन्होंने गैर कानूनी तौर पर फंड का इजरा करवाया सेक्टर प्लानिंग से, और जिसके बाद वहाँ पे रोड तामीर की गई हैं और उन लोगों को फेवर दी गई है जो वहाँ पे कब्जा माफिया है, और उनको फेवर दे गई है जो हकदार है उनका हक मारा गया है, जिसको वफाकी वजीर का ये कहना था मौलाना अब्दुल वासी का। तफसील के लिए आपका शुक्रिया ज़हीर अली। चंदौर में पोलो फेस्टिवल अपनी रंगीनियां समेट कर इख्तिताम को पहुंचा। चित्राल की टीम ने गिलगित बल्तिस्तान को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। अब्दुल वाहिद की रिपोर्ट। दुनिया का सबसे बुलंद ग्राउंड खचाखच भरा था। शायकीन की नजरें गिलगित और चित्राल की टीम पर लगी थी। मुल्की और गैर मुल्की सयाह भी फाइनल देखने मौजूद थे। शंदूर के मैदान में दोनों टीमें उतरी तो जीत के लिए जान लगाई, लेकिन कामयाबी 9 के मुकाबले में 10 गोल से चित्राल के हिस्से में आई। शुरका एक एक पल को एंजॉय करते रहे। बड़ी खुशी से और एक साथ मिल के इस ऊंचाई पे आके हम जो खेल देख रहे हैं ये लम्हा ही बहुत खूबसूरत है, बहुत खुशगवार है। जीतने वाली टीम को ट्रॉफी और इनाम से नवाजा गया। इख्तितामी तकरीब में गिलगित बल्तिस्तान स्काउट के नौजवानों ने शानदार परेड का मुजाहिरा किया। मकामी धुनों पर सकाफती रक्स भी पेश किया गया।
पाक फौज और गिलगित बल्तिस्तान स्काउट ने शानदार पैराग्लाइडिंग करके खूब दाद वसूल की। अब्दुल वाहिद, समा, शंदूर, गिलगित बल्तिस्तान। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।